हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन फुलरीन्स। ये लेक्चर जरूर शेयर कर देना, ये आपके एमएससी में अक्सर आता है। जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम मेनली हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, राइट। अगर ये मॉलिक्यूल इस तरीके का है, कार्बन एटम से बना है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन एटम्स की, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे दैट ये जो फुलरीन है, राइट, ये आपका एरोमेटिक है, राइट। तो बॉन्डिंग से ही हम समझेंगे कि एरोमेटिक कैसे है ये, राइट। जैसे हमने बेंजीन देखा था, बेंजीन एरोमेटिक था क्योंकि उसमें p ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में थे, ठीक, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज थे। ऐसे ही यहाँ पे है, वो हमें बॉन्डिंग से समझ में आएगा। लेकिन बॉन्डिंग से पहले हमें स्ट्रक्चर भी समझना है इसका, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, राइट। वहाँ पे हमने पढ़ा था दैट इसकी शेप आइकोसाहेड्रॉन है, ज्योमेट्री इसकी है आइकोसाहेड्रॉन। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो, ज्योमेट्री है इसकी आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन एक ज्योमेट्रिक, एक पॉलीहेड्रन होता है, राइट, जिसके पास अराउंड 20 फेसेस होते हैं, राइट। लेकिन इसमें कितने फेसेस हैं अभी हम देखते हैं, राइट। आइकोसाहेड्रॉन जस्ट एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक। वैसे ये स्फेरिकल दिखता है, ठीक है, सॉकर बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह, इसलिए इसको सॉकर बॉल भी बोलते हैं, ये फुटबॉलिन भी बोलते हैं, इस तरह के नाम भी हैं इनको। मोस्ट फेमस नेम जो आपको इसका दिखेगा वो है आपका बकमिंस्टर फुलरीन। अब बकमिंस्टर जो नाम था, ये किनका नाम था? बकमिंस्टर फुलरीन नाम था एक आर्किटेक्ट का, ठीक है। दिस वाज द नेम ऑफ एन आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट के नाम पे ये C60 फुलरीन का नाम कैसे पड़ गया, ठीक है। देखो, आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग्स बनाना, तो बकमिंस्टर फुलरीन जो बिल्डिंग्स बनाते थे, उसकी जो डोम होती है ऊपर से, वो कुछ इस मॉलिक्यूल की तरह थी, राइट। तो इसीलिए बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पे ये मॉलिक्यूल पड़ गया, बिकॉज ऑफ जियोडेसिक डोम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड बाय आर्किटेक्ट नेम्ड बकमिंस्टर फुलरीन, राइट। ये जो बनाते थे, ये बनाते थे जियोडेसिक डोम्स, और इन जियोडेसिक डोम्स की जो शेप होती थी स्फेरिकल, वो इस तरह की होती थी, ठीक है। इसलिए इसको बकमिंस्टर फुलरीन बोलते हैं, ठीक। और जो यहाँ पे हम मोस्ट फेमस मॉलिक्यूल जो पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, वो होगा C60, राइट। हम यहाँ पे पढ़ेंगे C60। और भी फुलरीन्स होते हैं जैसे C70, और कंप्यूटर स्टिमुलेशन से हमें और भी हायर फुलरीन्स भी मिले हैं, ठीक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट C60 है। C60 की शेप होती है स्फेरिकल। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल, एक फुलरीन होता है C70। C70 की जो शेप होती है वो रग्बी बॉल की तरह होती है, राइट। आप नेट पे डाल के देखो रग्बी बॉल कैसे दिखती है। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो C70 की शेप होती है एलिप्टिकल, जो रग्बी बॉल की तरह दिखती है, इसलिए इसको हम रग्बी बॉल भी बोलते हैं। इसकी शेप फुटबॉल की तरह होती है या सॉकर बॉल की तरह होती है, इसीलिए हम इसको सॉकर बॉल भी बोलते हैं या फुटबॉलिन भी बोलते हैं, राइट। बस शेप जिससे मिल रही है वही नाम दे दिया। अब देखो, ये हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। पहले हमें ये देखना है कि ये एरोमेटिक है कंपाउंड, C60 इज एरोमेटिक, राइट। अब एरोमेटिक क्यों है? ये एरोमेटिसिटी के लिए हमें p ऑर्बिटल्स का सिस्टम चाहिए होता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, वो हमें इसकी पता लगेगी बॉन्डिंग से। एरोमेटिसिटी हम इसकी समझेंगे बॉन्डिंग से, जो हमारा टॉपिक है। मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से, वो आएगा एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन फुलरीन्स, ज़्यादातर यही देखा गया है एमएससी में, ठीक। तो ये एरोमेटिक क्यों है, ये इसकी बॉन्डिंग से पता लगेगा। और इसकी जो शेप है ये कैसे पता लगेगी, इसकी हमें बेसिकली इसका नाम होना चाहिए ज्योमेट्री एंड बॉन्डिंग, या स्ट्रक्चर इसका जो स्फेरिकल है ये कैसे बना। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग, ये चीज ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब देखो, जो आपका C60 मॉलिक्यूल है, जो आपका स्फेरिकल शेप्ड मॉलिक्यूल है, राइट, इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। ये बनता है ग्रेफाइट से, ठीक। सो ग्रेफाइट इज द प्रीकर्सर ऑफ दिस C60 मॉलिक्यूल।
ग्रेफाइट इज द प्रीकर्सर, मतलब प्रीकर्सर ऑफ C60, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स C60 आपका ग्रेफाइट से बनता है, राइट। 1980 तक हमें सिर्फ 2 एलोट्रोप पता थे कार्बन के, विच इज योर डायमंड एंड ग्रेफाइट, राइट। 1985 में अराउंड हमें C60 पता लगा, फुलरीन्स पता लगे हमें एलोट्रोप कार्बन के, ठीक। अब जो फुलरीन होता है ये बनता है आपका ग्रेफाइट से, ठीक। अगर आप C60 की शेप देखो, ये है सॉकर शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ग्रेफाइट की फ्लैट लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक। और जो 2 लेयर्स होती हैं उन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शंस होता था वो होता था वीक वैन डर वाल फोर्सेस, राइट। 2 लेयर्स जो हैं उनके बीच में, 2 लेयर्स जो हैं उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता है, एक लेयर का कार्बन दूसरे लेयर के कार्बन से बॉन्ड नहीं बनाता है। इनके बीच में जो इंटरैक्शन होती है वो होती है वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो शेप होती है ग्रेफाइट की वो होती है फ्लैट शेप होती है, राइट, जिसमें आपके उस फ्लैट शेप में आपके बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड रहते हैं, ठीक। अब हमें ये देखना है ये फ्लैट मॉलिक्यूल से किस तरह से ये स्फेरिकल शेप्ड मॉलिक्यूल बन जाता है, ये इंटरेस्टिंग है इसमें, ठीक, इसके स्ट्रक्चर में। अब देखो इसका जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी वो किस तरह से थी। साइंटिस्ट्स क्या कर रहे थे, एस्ट्रोफिजिक्स जो होती है, एस्ट्रोफिजिक्स में लोग क्या पढ़ते हैं, जो स्टार्स की स्टडी करते हैं, राइट। अब जब एक टॉपिक होता है एमएससी फिजिक्स में, लाइफ एंड डेथ ऑफ स्टार्स, उसमें हम पढ़ते हैं स्टार का एग्जिस्टेंस किस तरह से खत्म होता है, स्टार की डेथ कैसे होती है, राइट, जब वो रेड जायंट बन जाता है, राइट। तो वहाँ पे जब रेड जायंट बन जाता है, जब खत्म होता है स्टार, तो उसके जो इंटरस्टेलर स्पेस होती है, तो स्टार्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाई दिए कार्बन के। तो उसी तरीके के मॉलिक्यूल्स साइंटिस्ट्स अर्थ पे डिस्कवर करना चाह रहे थे। तो वो मॉलिक्यूल्स तो उन्हें नहीं मिले, वो चीज़ तो उन्हें नहीं मिली, जो उनको मिला वो ये मिला मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, ठीक, जो मिला उनको ये चीज़ मिली, ठीक है। तो इनको साइंटिस्ट्स को जो इंटरस्टेलर स्पेस में मिला, इंटरस्टेलर स्पेस में जो मिला वो मिले कार्बन के फ्रेगमेंट्स, कार्बन के फ्रेगमेंट्स। अब इसी तरह के कार्बन के फ्रेगमेंट्स दे वर ट्राइंग टू मेक ऑन अर्थ, ठीक। और इसको बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने ग्रेफाइट से को हाई लेजर बीम पास करी ग्रेफाइट से, ठीक। सो व्हाट दे डिड, दे सब्जेक्टेड ग्रेफाइट टू हाई एनर्जी लेजर बीम, ठीक है। तो जब हाई एनर्जी लेजर बीम ग्रेफाइट पे पड़ी तो ग्रेफाइट के वेपर्स बने। इन वेपर्स को साइंटिस्ट ने पास कर दिया एक मास स्पेक्ट्रोमीटर से पास कर दिया। अब एक टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो जब ग्रेफाइट के वेपर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर में पास किए गए तो जो स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, राइट, इन वेपर्स का जो ग्रेफाइट का स्पेक्ट्रम जो दिखाई दिया, एक इंटेंस पीक दिखाई गई स्पेक्ट्रम में, इंटेंस पीक दिखी एक स्पेक्ट्रम में एट मॉलिक्यूलर मास 720। इसके आसपास और दूसरी भी छोटी पीक्स थी, बट दिस वाज द इंटेंस पीक, ठीक है, जो थी आपकी C60 की 12 into 60 होता है आपका 720, इसकी इंटेंस पीक दिखाई दी। तो जो ये ढूंढ रहे थे, ये कार्बन के फ्रेगमेंट्स जो इंटरस्टेलर स्पेस में होते हैं, राइट, वो तो नहीं मिले, बल्कि इनको एक्सीडेंटली एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक कार्बन का मॉलिक्यूल दिखाई दिया जो एलोट्रोप है कार्बन का, C60। कहाँ पे दिखाई दिया था उनको, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हुए एक उसके स्पेक्ट्रम में, ठीक है, एट मास 720 इन्हें एक इंटेंस पीक दिखाई दी थी। यहां से इसकी डिस्कवरी हुई थी आपके
फ्लोरीन की, C60 मॉलिक्यूल की। अब देखो यहाँ पे हमने इसको बनाया कैसे, एक तरीके से ग्रेफाइट से हमने लेज़र बीम पास करी, राइट। तो ग्रेफाइट से अब ग्रेफाइट से ये कैसे बना, ये चीज़ हमें समझनी है, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ग्रेफाइट की शेप होती है हमारी फ्लैट लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की। अब ये फ्लैट लेयर इस तरीके के मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट हो गई, जब हमने हाई लेज़र बीम इस पे पास करी, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो वो करते हैं जल्दी से। जो 12th में पढ़ा है वो मत लिख देना एग्जाम में जाके, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक। देखो ग्रेफाइट को हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे। अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब हम हीलियम या आर्गन की प्रेजेंस में जब हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं, ठीक, तो उसके जो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट कैसा होता है, देखो ग्रेफाइट की फ्लैट लेयर्स होती हैं, ठीक है। बनता कैसे है फ्यूलरीन, बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, मतलब हीलियम या आर्गन की प्रेजेंस में, तो यहां बन जाता है C60। अब यहां से ये कैसे बनता है ये देखते हैं। इसकी तो होती है, ये तो है एक फ्लैट मॉलिक्यूल, फ्लैट लेयर्स होती हैं इस मॉलिक्यूल में। ग्रेफाइट की क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, फ्लैट लेयर्स होती हैं इसमें, राइट। और जो फ्लैट लेयर्स हैं एक्चुअल में उनमें क्या है, इस तरीके के कंडेंस्ड बेंजीन रिंग्स होती हैं, इस तरीके की कंडेंस्ड रिंग्स होती हैं, ठीक। इस तरीके की कंडेंस्ड लेयर्स होती हैं, फ्लैट लेयर्स होती हैं। अब ये एक लेयर है, एक नीचे इसकी दूसरी लेयर होगी। इन दोनों लेयर्स के बीच में इसका कार्बन इसके कार्बन से बॉन्ड नहीं बनाता है। जो बीच में इसके इंटरेक्शन है वो है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, हमारे पास ये 9th में होता था, बाद में 11th में आ गया था, ठीक। सिर्फ इतना, ये पूरा नहीं, सिर्फ ये जरा सा कि ग्रेफाइट के एलोट्रोप्स कितने होते हैं, ठीक। डायमंड और ग्रेफाइट की स्टडी होती थी। वाई इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की वजह से, वो क्वेश्चन आता था 9th में बहुत पहले, ठीक। तो ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। देखो होता क्या है, जब इस तरीके के लेयर्ड स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट का है, इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीलियम और आर्गन, होता क्या है, जो बेंजीन रिंग है, किसी एक बेंजीन रिंग से कार्बन निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो बनता है वो पेंटागन बनता है। और मॉलिक्यूल किस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का कुछ, एक पेंटागन के चारों तरफ बेंजीन रिंग्स होंगी, 6 बेंजीन रिंग्स होंगी इस तरीके की। ये होता कैसे है, जब एक कार्बन एटम निकल जाता है बेंजीन रिंग में से, जो रिजल्टिंग, अब जब 6 में से एक कार्बन एटम निकल जाएगा तो क्या बनेगा, आपका 5 कार्बन एटम रह जाएंगे, जो पेंटागन बन जाएगा हेक्सागन का, ठीक है। अब जो पेंटागन बनेगा वो इस तरीके का, एक पेंटागन बना तो इसके चारों तरफ 6 बेंजीन रिंग होंगी। इसी तरीके से जब हम और कार्बन एटम्स नॉक करेंगे दूसरे बेंजीन रिंग से, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फ्लैट लेयर से कुछ इस तरीके का बनने लग जाएगा। एक बेंजीन रिंग, इसके चारों तरफ, एक पेंटागन, इसके चारों तरफ बेंजीन रिंग्स, इस तरीके का। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स निकलते जाते हैं, ये फ्लैट मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप लेने लग जाता है, ठीक है, कर्वेचर सा बनने लग जाता है इन लेयर्स में, ठीक। सो जैसे आप इसको हीट करोगे, इसमें क्या है, कार्बन एटम्स आर नॉक्ड आउट फ्रॉम बेंजीन रिंग्स, राइट। और जब कार्बन एटम निकलेगा बेंजीन रिंग में से, तो क्या होगा, शेप में क्या चेंज आएगा, प्रोड्यूसिंग कर्वेचर, एक कर्व सा बन जाएगा, राइट, इन फ्लैट स्ट्रक्चर, कर्वेचर बन जाएगा। अब होता क्या है, जैसे जैसे
कार्बन, एक एक कार्बन एटम निकलता चला जाएगा अलग अलग बेंजीन रिंग से, तो ये कर्वेचर बढ़ता चला जाएगा। सो फाइनली जैसे जैसे कार्बन एटम्स निकलते चले जाएंगे बेंजीन रिंग से, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता जाएगा, जिसमें पेंटागन इज सराउंडेड बाय हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। और ये शेप क्या होने लग जाती है, ये कर्व्स बनते रहते हैं और शेप बन जाएगी इसकी फाइनली स्फेरिकल, राइट। तो आई होप ये इंटरेस्टिंग चीज थी, आपको समझ में आया। फ्लैट स्ट्रक्चर से आपका C60 का जो फुलरीन है, C60 का स्फेरिकल मॉलिक्यूल या स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग स्फेरिकल शेप होगी, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर एन्यूलीन, जिसमें इस कॉर एन्यूलीन में एक पेंटागन होता है जिसके चारों तरफ 6 हेक्सागन्स होते हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, इतना समझ में आया। अब जो शेप होती है इस मॉलिक्यूल की, ये है आइकोसाहेड्रन विद कार्बन एटम एट ईच साइड, ठीक है। आइकोसाहेड्रन नॉट एट साइट वर्टिसेस, आइकोसाहेड्रन जिसके पास 60 वर्टिसेस होती हैं, 60 वर्टिसेस विद कार्बन, हर एक वर्टिस पे 60 वर्टिसेस होंगी आइकोसाहेड्रन की, हर एक वर्टिस पे होगा आपका कार्बन एटम। और ये जो 60 वर्टिसेस हैं, मतलब 60 वर्टिसेस में 12 होते हैं इसके पेंटागनल फेसेस और 20 होते हैं इसके हेक्सागोनल फेसेस। देखो 12 हैं इसके पेंटागनल फेसेस इस तरह के, 20 हैं इसके हेक्सागोनल फेसेस इस तरह के, ठीक है। देखो पेंटागन में 5 कार्बन एटम होते हैं तो 60 हो गए, हेक्सागन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा, ठीक, तो ये हो गया आपका 120, लेकिन यहां पे हम इसको 60 ही लिखते हैं क्योंकि हेक्सागन में एक कार्बन एटम इज शेयर्ड बाय 2 हेक्सागन्स, ठीक। 60 हमने क्यों लिखा, ये ध्यान में रखना, बिकॉज 1 कार्बन इज शेयर्ड बाय 2 बेंजीन रिंग्स या 2 हेक्सागन्स, ठीक, राइट। 2 बेंजीन रिंग्स या यहाँ पे हम 2 हेक्सागन्स लिख देते हैं, ये सब लिख लो। फ्लैट से कैसे स्फेरिकल हुआ मॉलिक्यूल, राइट। जब जैसे जैसे एक कार्बन निकल रहा था तो पेंटागन के चारों तरफ ऐसे हेक्सागन्स अरेंज हो जा रहे थे, राइट। सो जैसे जैसे कार्बन निकलता गया ये फ्लैट स्ट्रक्चर आपका स्फेरिकल बन गया। अब स्फेरिकल ये कैसा है, इसकी शेप है आइकोसाहेड्रन, ठीक। 60 वर्टिसेस और हर एक वर्टिस पे कार्बन एटम है। इसकी जो फेसेस हैं 12 पेंटागनल फेसेस हैं, 20 हेक्सागोनल। पेंटागनल मतलब 60 कार्बन एटम्स और हेक्सागोनल मतलब 120 कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 2 हेक्सागन शेयर करेंगे तो 60 हो गए, ये सब, ठीक। अब हम इसकी बॉन्डिंग पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब हम आते हैं इसकी बॉन्डिंग पे जल्दी से। देखो अगर हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें, बॉन्डिंग में जैसे कार्बन ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, ठीक। जस्ट ड्रॉप दिस, ठीक है। एक कार्बन एटम बाकी के
3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। अब कार्बन का जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा जो p ऑर्बिटल में होगा वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हर एक कार्बन एटम के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और वो जो p ऑर्बिटल है ऐसे 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 p ऑर्बिटल सब एक प्लेन में आ जाएंगे, ठीक। जब एक प्लेन में जब p ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो एरोमेटिसिटी वाली चीज आ जाती है। यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है जो मैंने आपको बोला था एरोमेटिसिटी हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। ठीक, देखो इसमें क्या है, हर एक कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता जाता है। ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड फुलरीन का। सो एक कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है। sp2 है और बाकी 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है। अब जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका वो p ऑर्बिटल में होगा, राइट। जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो p ऑर्बिटल में होगा और ये जो p ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर होगा स्फीयर के। दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस स्फीयर, ठीक है। अब ऐसे ही हर एक कार्बन एटम का p ऑर्बिटल सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे। अब इन सारे p ऑर्बिटल्स में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूम सकेगा, तो हो गई अपनी एरोमेटिसिटी वाली बात। p ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होने चाहिए, सो उन सारे प्लेन्स में p ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होने चाहिए, तो उन सभी p ऑर्बिटल से जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम सकते हैं। तो हो गया डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइज्ड सिस्टम ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब डीलोकलाइज्ड हो गए। जब डीलोकलाइज्ड हो गए तो मतलब एरोमेटिसिटी डेवलप हो गई इसमें। इसी तरह से आपकी फ्लोरीन्स में एरोमेटिसिटी डेवलप होती है, राइट। सो आई होप ये आपको बॉन्डिंग से समझ में आ गया हो, ठीक। एग्जाम में जब आएगा तो थोड़ा डिटेल में लिखना, फ्लैट स्ट्रक्चर स्फेरिकल कैसे हो जाएगा, फिर उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये सब p ऑर्बिटल, ठीक। सो जितने भी ये p ऑर्बिटल्स हैं ये p ऑर्बिटल्स डीलोकलाइज्ड हैं एंड दे ओवरलैप। ये सब p ऑर्बिटल्स क्या ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से। दिस सिस्टम ऑफ p ऑर्बिटल्स जो परपेंडिकुलर हैं स्फेरिकल सरफेस के, ठीक है, दीज ओवरलैप टू फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दीज ओवरलैप, ये इंपॉर्टेंट है, टू फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर, ठीक। जैसे p इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं, ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका C60 मॉलिक्यूल का इनसाइड और आउट होगा, अंदर होगा स्फीयर के और बाहर को होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे बना था, एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन एटम 3 से जुड़ा है, जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है। ऐसे ही हर एक कार्बन एटम के p ऑर्बिटल होंगे, राइट। तो ये एक डीलोकलाइज्ड सिस्टम बना देंगे और ऑल दीज p ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर एरोमेटिसिटी इज डेवलप्ड। सो योर स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एरोमेटिक एंड हाईली स्टेबल, राइट। ओवरलैप कर रहे हैं p ऑर्बिटल, सो दिस इज हाईली स्टेबल सिस्टम, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अभी थोड़ी सुपर कंडक्टिविटी भी है इसकी। एक और सुपर कंडक्टिविटी आप मोस्टली सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ते हो, बस मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूं। इस कार्बन के एलोट्रोप फ्लोरीन में आप जैसे मेटल एटम्स डालोगे, एल्कली मेटल एटम्स, एल्कली मेटल एटम्स, तो एल्कली मेटल एटम्स आप इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो कंपाउंड
कंपाउंड्स बन जाते हैं, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं बिटवीन एल्किली मेटल एटम्स एंड योर फ्लोरीन्स, ठीक है, जो दे एक्ट एज सुपर कंडक्टर्स। वैसे C60 होता है इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम इसका कंपाउंड एल्किली मेटल से बनाते हैं तो आयोनिक सॉलिड्स बनते हैं दैट बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स, ठीक। और जैसे मैंने आपको बताया था C70 भी एक फ्लोरीन है जिसका जो रग्बी बॉल की तरह होता है क्योंकि इसकी शेप एलिप्टिकल होती है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर स्टिमुलेशन से और हायर फ्लोरीन्स भी बनाए गए, जाइंट फ्लोरीन्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो है C240, C340, ये सब जाइंट फ्लोरीन्स हैं जो कंप्यूटर स्टिमुलेशन से बनाए गए हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर।